हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ की टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज हम लोगों को। इससे पहले की भी जो सेट है वो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। डे वाइज सीरीज़ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है इस चैनल पर। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूँ कि दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ चल रही है, जो कि यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाई गई है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ आ रही है इसमें लगभग हम लोग काफ़ी सब्जेक्ट कंप्लीट ही कर लिए हैं। अब इंग्लिश वर्जन में आएंगे ये प्रीवियस क्वेश्चन और उसके साथ साथ अब एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। 160 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज 161 क्वेश्चन है जिसमें 2 लिस्ट दी गई हैं, कुछ डिजीज़ेस दी गई हैं और उनसे संबंधित ऑर्गन दिए गए हैं, अंग दिए गए हैं। तो सूची 1 में इंसेफेलाइटिस है, सेकंड फाइलेरिया है, थर्ड ल्यूकीमिया है और फोर्थ है मलेरिया। अब इनसे संबंधित जो ऑर्गन दिए गए हैं रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क, लसिका पर्व और अस्थि मज्जा दिया गया है। तो देखिए जो इंसेफेलाइटिस होता है ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। फिर आपको फाइलेरिया याद रखना है। ये जो फाइलेरिया है ये लसिका पर्व में होता है, ठीक है। अब ल्यूकीमिया याद करिए। ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा बोन मैरो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इससे रिलेटेड डिजीज़ेज हैं। और मलेरिया आप देखेंगे जो रक्त कोशिकाएं हैं उनसे संबंधित डिजीज़ है, फीवर आने लगता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इंसेफेलाइटिस का सेकंड हो जाएगा मस्तिष्क, फाइलेरिया है लसिका पर्व से, ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा से, मलेरिया से संबंधित जो ऑर्गन है रक्त कोशिकाएं, ये इनको इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। विटामिन दिए गए हैं और उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। देखिए टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। विज्ञान में ये प्रश्न अक्सर करके ही पूछ लिए जाते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। यदि आपको नहीं तैयार है तो डे वाइज सीरीज़ पूरी फॉलो कीजिए। मैंने लगभग टॉपिक इम्पॉर्टेंट आपके हो गए हैं। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो विटामिन B1 का रेटिनॉल दिया गया है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन दिया गया है, विटामिन B6 के लिए नियासिन दिया गया है और विटामिन C के लिए कैल्सीफेरॉल है। तो देखिए विटामिन B2 सिर्फ सही दिया गया है राइबोफ्लेविन, ठीक है। यहाँ पे विटामिन B1 का रेटिनॉल दे दिया गया, जबकि रेटिनॉल होता है विटामिन A का, ठीक है। विटामिन C का देखिए कैल्सीफेरॉल दिया गया, जबकि कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन D का। तो विटामिन C का क्या होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसी तरह विटामिन B6 का देखिए नियासिन दे दिया गया है, ये भी गलत दिया गया। विटामिन B1 का पहले तो थाइमीन याद रखिए, ठीक है। विटामिन B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। तो ये हो गए विटामिन और उनके ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट होगा क्योंकि वही सही दिया गया। इसके अलावा जिसने भी नहीं पढ़ा विटामिन ज़रूर याद कर लीजिए, इनकी डेफिशिएंसी तैयार कर लीजिए। जिसे भी नहीं तैयार है शॉर्ट्स में भी मैंने कंप्लीट कराया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। ए है खटमल, बी है घरेलू मक्खी, सी है मच्छर और लास्ट में है मकड़ी। तो इसमें से मकड़ी नहीं है, बाकी सारे कीट हैं, खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर। अब देखिए फिर से एक प्रश्न विटामिन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए है नियासिन, नियासिन से पेलाग्रा दिया गया है। बी थाइमीन दिया गया है, बेरी बेरी होता है इससे, मतलब इसकी कमी से जो रोग होते हैं विटामिन की कमी से। फिर विटामिन डी से सूखा रोग दिया गया है और विटामिन के से बंध्यापन दिया गया है। देखिए विटामिन नियासिन जो दिया गया है, नियासिन से पेलाग्रा, थाइमीन B1 जो हो गया बेरी बेरी, विटामिन डी से सूखा रोग हो रहा है, ये सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है, विटामिन डी से होने वाला। बट जो विटामिन के से बंध्यापन दिया गया ये गलत है, विटामिन डी वाला। ये क्या, इससे विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता है, इससे ये होता है कि अगर आपका रक्त बह रहा है तो उसका थक्का नहीं जमेगा। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो विटामिन के होता है। अगला प्रश्न है परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं। ए है अग्र मस्तिष्क में, बी है हाइपोथैलेमस में, सी है मेड्यूला में या फिर डी है ऑप्टिक लोब में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस में परितृप्ति और व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? ए है गिब्बन, बी है गोरिल्ला, सी है लंगूर या फिर डी है ओरंगेटून। तो इसमें जो ओरंगेटन है यही है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या चूहों से? तो देखिए RH एक फैक्टर होता है जो कि जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी बंदर में, इसलिए रिलेटेड किससे हो जाएगा? बंदर में। रीसस मंकी में ढूंढा गया था, इसलिए इसका फर्स्ट नेम जो RH है वो ले लिया गया RH फैक्टर नाम से। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? ए है ग्लूटीन, बी है ग्लोबुलिन, सी है ग्लाइसिन, डी है लाइसिन। ग्लाइसिन और लाइसिन दिया गया है। ग्लूटेन प्रोटीन होता है, ग्लूटेन होता है गेहूं की रोटी में, गेहूं में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, 169वां क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल को उपयोग किया जाता है? ए फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए, बी है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, सी है उनकी पकने की गति में तेजी लाने के लिए, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि इसमें ऑप्शन ना दिया होता, ये आंसर ना दिया होता तो सभी को ये लगता है फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसके भंडारण काल को बढ़ाने के लिए मोम की कोटिंग की जाती है। आप लोग मार्केट में एप्पल देखते होंगे, उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मोम की कोटिंग होती है, बहुत शाइन कर रहे होते हैं ऐसे एप्पल्स, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, कलर शाइन कर रहा होता है, लेकिन उनको ज़्यादा दिनों तक भंडार करके रखा जा सके इसलिए क्या किया जाता है, मोम के घोल में उनको डुबोया जाता है और जिससे उन पर एक कोटिंग हो जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है? ए है गन्ना में, बी है शकरकंद में, सी है मूंगफली में और डी है टेपियोका में। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूंगफली में पेगिंग की एक प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन के बाद एक लाभकारी प्रक्रिया है। ऑप्शन सी राइट होगा। 171वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। पिछले क्वेश्चन में भी, मतलब पिछले सेट में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था साइंस के, और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, यह वर्ष जिसे फरवरी में 29 दिन की होती है उसे कहा जाता है, या वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, फिर है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, और वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो प्रकाश वर्ष एक तरह की दूरी है, ठीक है, जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग या अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? कुछ वृक्षों के द्वारा, कुछ कवक के द्वारा, कुछ फफूंद के द्वारा या फिर बैक्टीरिया के द्वारा? तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं जो सूर्य के प्रकाश का अदृश्य वाला भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से, मीटर से या डेसीमीटर से? तो जब सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी है अपवर्तन पर, सी है प्रकीर्णन पर और डी है व्यतिकरण पर। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए राइट होगा, इस पर निर्भर करता है या इस सिद्धांत पर कार्य करता है। 175वां क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ए है स्थिरता का जड़त्व, बी है गति का जड़त्व, सी है जड़त्व आघूर्ण या डी है द्रव्यमान का संरक्षण। तो जैसे ही कोई ट्रेन चलती है तो जो बैठा हुआ यात्री होता है उसका सिर पीछे की ओर झुकता है, ऐसा होता है स्थिरता का जड़त्व, यहाँ पर नियम काम करता है। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? ए है दृश्य, बी है पराबैंगनी, सी है अवरक्त या डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त। ठीक है, अवरक्त चुंबकीय विकिरण प्रयोग की जाती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पकने में प्रयोग होता है? ए है इथेफॉन, बी है मिलेथियोन, सी है आइसोप्रोटेन, डी है एट्राजीन। तो ये इथेफॉन होता है, फल पकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में पूछा गया बायोगैस मुख्यतः क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, या हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का मिश्रण, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होता है, ये दोनों होती हैं, इन्हें बायोगैस बोलते हैं, ऑप्शन सी। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो होती है ये इनमें से किस कारण से होती है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मीथेन, डी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हीं की बारिश की वजह से इन्हीं तत्वों के मौजूद होने की वजह से ये क्या होता है? अम्ल वर्षा कहलाती है, एसिड रेन। अगला प्रश्न है, कुछ हार्मोन दिए गए हैं, 2 लिस्ट हैं, और ये किस ग्रंथि से स्रावित होती हैं, वो ग्रंथियाँ दी गई हैं। अब इनको मैच करना है। सबसे पहले देखिए, हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है और इंसुलिन है। अब इनसे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, थायराइड दी गई है, अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज दिया गया है, गर्भाशय यूट्रस दिया गया है, अंडाशय, ठीक है, ये पुरुष का जो जनन तंत्र है वो दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये फीमेल्स में सिक्रीट होता है, ठीक है, तो महिला में हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों द्वारा होता है, इनके अंडाशय से होता है, ठीक है, टेस्टिस से। फिर थायरॉक्सिन की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड से, और इंसुलिन होता है पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय की सेल से। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4 होगा, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट कथन है और उसका कारण बताना है, सही है या गलत है। इसी प्रकार से कूट का चयन करना होगा। कथन है, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अब इसका कारण दिया गया, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। देखिए, भारत में अमीर गरीब दोनों ही कुपोषित होने के लिए इसका कारण सही दिया गया है। देखिए, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, आप देखते होंगे जंक फूड खाना, बाहर की चीज़ें, चाइनीज़ फूड हो गया, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन होता है, सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते। और गरीब तो खाने के लिए है ही नहीं उसके पास, तो वो रूखा सूखा खा रहा है। इस वजह से दोनों में ही क्या है, पोषण की कमी है, कुपोषित हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ विटामिन्स दी गई हैं और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न कितनी बार पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले रोग में देखेंगे, रतौंधी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है और बेरी है। विटामिन्स में देखेंगे, इनके कारण विटामिन डी दिया गया है, विटामिन सी है, विटामिन बी है और विटामिन ए है। तो रतौंधी रट लीजिए, विटामिन ए इसकी कमी से होगा, ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट है रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, गम से ब्लीडिंग होने लगती है। और बेरी विटामिन बी या विटामिन B1 से होता है, जिसको थायमीन बोलते हैं, इससे बेरी रोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता के लिए, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु या फिर इनमें से सभी। तो बीज का जो परीक्षण किया जाता है इन सभी कारणों के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। अब देखिए, एक तरफ कुछ संस्थाएं हैं और उनसे रिलेटेड जो स्थान है जहाँ पर वे स्थित हैं, लोकेशन दिया गया है और इनको मैच करना है। इसरो है, ठीक है, IUCAA दिया गया है, IUAC दिया गया है और VSSC दिया गया है। अब इनका लोकेशन देखिए, इसरो का लोकेशन है बेंगलोर में, बेंगलुरु, ठीक है। फिर है IUCAA, इसका याद करिए, ये हो जाएगा पुणे में। फिर है IUAC, ये है
नई दिल्ली में और VSCSC ये है तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन हो जाएगा A 3241। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या फिर रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, रेक्टिफायर द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई पूछी गई, कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा समतल दर्पण होना चाहिए, तब किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिख पाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर पर, या 1.25 एटमॉस्फेयर पर, या फिर 5 एटमॉस्फेयर, या फिर 15 एटमॉस्फेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 एटमॉस्फेयर पर। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ए है हीरा, बी है ग्रेफाइट, सी है ऑक्सोकार्बन्स, या फिर डी है फुलरीन्स। इसमें से जो ऑक्सोकार्बन्स दिए गए हैं ये नहीं होते, बाकी हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये सारे कार्बन के एक प्रकार के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? ए है सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है सोडियम टार्ट्रेट, या फिर डी है सोडियम एसीटेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण या फिर प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो यहाँ तक हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप नेक्स्ट क्लास में हमारे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इंग्लिश वर्जन अभी चलता रहेगा, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी आती रहेगी। तो जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अब रेडी हो जाएं। कंटेंट जो है आपका वो जीएस का जो कंप्लीट हो रहा है डे वाइज सीरीज़ में, उसको फॉलो करते रहिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।